I am a second year MBBS student at RMCH Hapur. Welcome back to my YouTube channel which is BioCrisp. तो हमने सक्सेसफुली एक यूनिट कंप्लीट कर लिया है विच इज़ आउट ऑफ सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट. ओके, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एज यू ऑल नो कि डाइजेशन हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस ऑफ नीट 25 जो कि पहले भी हो चुका था आई थिंक. तो डाइजेशन हम नहीं करेंगे. अब हम शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मोर प्रिसाइजली. तो अब हम शुरू करते हैं. ओके, पहले एज यूजुअल जैसे हम सारी करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन करते हैं उसके बाद उसके असर्शन रीज़न करते हैं, हम वैसे ही करेंगे. पहले हम क्वेश्चन करेंगे फिर उसके असर्शन रीज़न करेंगे. पहले ये वाला पूरा सीरीज़ एक बार कंप्लीट हो जाए बच्चा लोग, उसके बाद ना हम एक NCERT सीरीज़ लाएंगे. आई एम गिविंग यू दैट अश्योरिटी दैट इट विल बी फन, ट्रस्ट मी. एंड प्लीज़ वीडियो देख करके एज मच एज यू कैन शेयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एज मच एज यू कैन. ओके, तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन दूसरे यूनिट का दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन करते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स गो. पहला क्वेश्चन, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज कॉल्ड. एक सेकेंड, इसको छोटा कर लूँ पहले. रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है? उसको क्या कहते हैं? तो इज कॉल्ड ब्रेकियल रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 states that breathing by simple diffusion occur in direct line from NCERT की लाइन है कि breathing by simple diffusion occurs in sponges, coelentrates, flatworm. All of the above will be the answer. Okay, next question please. Question number 3 states that earthworms breathe by gills, lungs, moist skin. Moist skin will be the answer. Next question. Insect have a network of tube called. Insect have a network of tube. ट्यूब्स की नेटवर्क है, वो कहाँ से ब्रीथ करेगा? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स. ला 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 ला. देखो, जब मैं थी ना अपने प्रिपरेशन के फेज में, तो मुझे ना बहुत कन्फ्यूजन होती थी बिटवीन फेरिंग्स एंड बिटवीन लैरिंग्स कि साउंड बॉक्स किसको कहते हैं. ठीक है, तो साउंड बॉक्स साउंड निकल रहा है तो हम एक गाना गाएंगे ला 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 ला, तो वो है लैरिंग्स. ओके, सॉरी फॉर माई सिली थिंग्स, बट अगर याद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, डजेंट मैटर. ओके, ये थोड़ा सा दिक्कत है. ओके, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड एंट्री इनटू. देखो, एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप. ठीक है, जो कि फूड पाइप से विंड पाइप में जाने से रोकता है. ठीक है, तो ये भी लैरिंग्स में एंट्री करने से रोकेगा. ठीक, ओके. ट्रेकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे. कौन से थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पे ट्रेकिया डिवाइड करता है? लाइक प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलर सैक. जो पहला डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन जो डिवाइड हुआ, वो कौन से लेवल पे होता है? जैसे ये ट्रेकियल रिंग है, रिंग है, रिंग है, रिंग है, रिंग है. फिर जो ये डिवाइड हुआ इंटू 2, ये कहाँ कौन से लेवल पे होगा? तो ये जो लेवल होगा ना बेटा, वो T5 पे होगा, T5 पे होगा, विच इज 5th thoracic vertebrae. Okay, next question. Question number 7. Pleural fluid
फंक्शन इज ऐसे तो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है बिटवीन द लंग्स लंग तो और लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, तो लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्बर, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. दिस वुड नॉट बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंडक्टिंग पार्ट एंड एट, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो कहाँ पे एंड होता है. ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट एंड्स एट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. द thoracic chamber is formed dorsally by, the thoracic chamber formed dorsally by, डॉर्सम मतलब पीछे. पीछे क्या होगा? पीछे होगा वर्टिब्रीज, जो वर्टिब्रीज है हमारी वो होगा पीछे, तो वर्टिब्री वर्टिब्री. ठीक है, वेंट्रली बाई, वेंट्रली मतलब एंटीरियर, आगे का पोर्शन जो होता है वो, तो वेंट्रल मतलब स्टर्नम, स्टर्नम, मैन्यूब्रियम, ज़िफॉइड प्रोसेस, ये सब हो गया आगे का. उसके बाद फिर हो गया लेटरली, लेटरली मतलब साइड वाइज, तो रिब्स. ठीक है, लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्राम होगा. ठीक है, तो 4 वुड बी द आंसर. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइप 2 alveolar cell secretes dash which reduces surface tension, to lecithin and a surfactant, both 1 and 2. Next question please. Which of the following statement is true? Frog can also respire through skin. True. Alveoli are irregular. True. Pleura is double layered. Pleura is double layered. True. Visceral pleura and parietal pleura. Visceral pleura and parietal pleura. सही है. Inspiration occur when there is positive pressure in lungs with respect to नहीं बेटा, inspiration occur when there is negative pressure in the lungs as compared to the atmosphere. तब ना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा तो एयर इंस्पायर करेंगे. व्हेन पॉजिटिव प्रेशर इन द लंग्स ऑलरेडी है तो इट वुड बी एक्सपायरेशन ना, कि हायर कंसंट्रेशन अगर लंग्स में है तो आउटर सरफेस में विच इज़ आउटर इन्वायरमेंट में विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो अगर कम है तो अंदर से एयर बाहर आएगा. ठीक है, तो आंसर वुड बी 4 A, B and C बिकॉज D इज रॉन्ग. भाई ये बहुत, वेट प्लीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. Increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis is by. anterior posterior axis मतलब आगे से पीछे के एक्सेस में जो ये एक्सेस है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber, तो वो कौन सी मसल से होगा? तो वो होगा बेटा डायफ्राम से, डायफ्राम के मसल से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आते हैं बेटा. ठीक है, inspiratory muscles are diaphragm as well as internal and external intercostal muscles. Okay, both 1 and 2. Question number 15. Increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis is by muscle. इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber, thoracic chamber के वॉल्यूम में इंक्रीज जो करवा रहा है dorsoventral axis में, कौन सी मसल, विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेस? तो दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16. पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग अकर्स इन
पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग occurs in frog. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. Which volume can't be measured by a spirometer? A spirometer is a instrument which is measure the lung volume of air in the lungs. ठीक है. Instrument which measure volume of air in the lungs. ओके. तो कौन सा नहीं होता? टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों होता है. कौन सा नहीं होता है? इज रेसिडुअल वॉल्यूम. ये बिल्कुल दिमाग में रख लो. रेसिडुअल वॉल्यूम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में. वो प्लस माइनस करके FRC, TLC, बहुत VC, ये सब आते रहेंगे. तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि रेसिडुअल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम विच इज़ नेवर गेट्स आउट फ्रॉम द लंग. वो हमेशा लंग में ही रहता है टू प्रिवेंट द लंग फ्रॉम कोलैप्सिंग. वो भी बात है, प्लस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि लंग को कोलैप्स होने से बचाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न. और वो जो वॉल्यूम है वो स्पायरोमीटर से भी मेजर नहीं होता है. ओके. चलो, तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18. अरे, क्वेश्चन नंबर 18. विच कैपेसिटी कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर? कौन सा कैपेसिटी है जो नहीं मेजर हो सकता है स्पायरोमीटर में? ठीक है. देखो, अभी हमारे पिछले क्वेश्चन में जो किया था तो वो था हमारा RV. तो RV कैन नॉट बी मेजर इन द स्पायरोमीटर, फ्रॉम द स्पायरोमीटर. ठीक है. तो अब इसमें हम खोजेंगे कि कौन से में RV होता है. ठीक है. तो TLC का हम फॉर्मूला देखेंगे. TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, इज इक्वल टू RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV. ठीक है. TV is tidal volume, ERV and IRV is expiratory reserve volume and inspiratory reserve volume respectively. ठीक है. अब हम देखेंगे किसका VC. नहीं, सॉरी, FRC. तो FRC would be ERV plus RV. ERV plus RV. ठीक है. तो TLC और FRC दोनों में ही RV आ रहा है. तो TLC and FRC would be the answer. ठीक है. वाइटल कैपेसिटी, I'm sorry, I just got into something. वाइटल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें RV नहीं होता है. उसका फॉर्मूला होता है ERV प्लस IRV एंड प्लस TV, विच इज़ एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी एंड वाइटल टाइडल वॉल्यूम. ठीक है. इस वजह से उसमें RV आ ही नहीं रहा. तो ऑब्वियसली जितने जो वॉल्यूम्स है वो तो सारे मेजर हो ही रहे हैं. कौन से वॉल्यूम है जो कि मेजर नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते. अब जिस भी फॉर्मूला में रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा ऑब्वियसली उसको भी मेजर नहीं कर पाएंगे. ओके. इस वजह से TLC एंड FRC वुड बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. In normal physiological condition, TV, IRV, ERV and RV are okay. मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ. TV is 500 ml
IRV, ERV and RV. $2,500 to 3,000 ml. ERV would be 1,000 to 1,100 and RV would be 1,100 to 1,200. तो आप इसमें से काउंट कर लेना कौन सा है वही होगा. आई थिंक ये वाला होगा 500, 2,500, 1,000 एंड 1,100. यस ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा ना कि अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ले रहे हैं तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 1,000 क्यों है. मतलब ये 1500 कहाँ गया. ठीक है, ये 1500 कहाँ गया. ये 1500 पहले पढ़ के आओ, फिर मैं अगले वाले इसमें बताऊंगी. ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको. बताना कि ये इसका जो 1500 था वो गया कहाँ, आखिर लंग्स में कहाँ चला गया. ठीक है, वो आप पढ़ के आओ, फिर आप मेरे को बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. अभी मैंने बताया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज ERV FRC क्या था भाई, ERV प्लस RV. तो RV plus ERV is your answer. Question number 21. Sorry guys, I am quite low today because I am not well. Total lung capacity includes RV, ERV and TV. ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV, TV, IRC. ये सही है. VC plus RV, तो vital capacity is equal to ERV, TV and IRC. Both 2 and 3 is correct. Okay, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है बेटा, देख लेना. डैश आर प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एल्विलर सैक बेटा, ये प्राइमरी होता है. ये आपको वहाँ पे मिलेगा भी RBC का वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ से CO2 जाएगा उधर, फिर वहाँ से O2 आएगा इधर. तो alveolar sac would be the primary site for exchange of gases. Rate of diffusion is affected by concentration gradient. Okay, किधर का कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा. ऑब्वियसली जो मैंने बताया आपको कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा, और लोअर फिर अगर बाहर एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इन इंस्पायरेशन, तो वो भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आएगा. ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. गैसेस जितना सॉल्युबल रहेंगे, सॉल्युबिलिटी जिस गैसेस की उतनी ज़्यादा होगी. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के थिकनेस पे भी डिपेंड करता है. अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा हो गई तो गैसेस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगी. इस वजह से all of them have. Diffusion is inversely proportional to thickness. I think our thickness increase rate of, yes. Concentration and solubility is directly proportional to rate of diffusion, whereas thickness of the membrane is inversely proportional to rate of diffusion. Next question. पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ CO2 एंड O2. सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करने से पहले आप जाओ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक टेबल दिया होगा. ठीक है, वो वाला रेस्पिरेटरी, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वेलाई वाला जो
CO2 और O2, PCO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कंसंट्रेशन जो है कि लंग्स में कितना है, टिश्यू में कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कितना, वो याद करके आओ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं हर साल वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। आप जाओ पहले वो वाला करके आओ। तब तक मैं आपको ना उसका टेबल आपको यहाँ पे बनवा देती हूँ, इफ़ यू आर लेज़ी, बिकॉज आई नो आप नहीं जाओगे, तो मैं यहीं पे लिखवा देती हूँ, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैस, ठीक है। यहाँ पे O2 CO2, ठीक है। ये है एटमॉस्फेरिक एयर का, ये है एल्वेलाई में, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस इज इन टिश्यू, ओके। अब हम आगे का जो 4-5 क्वेश्चन करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। ओके, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो 159 होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 होता है। इस वजह से ये इंस्पिरेशन में बाहर से अंदर आता है, ठीक है। अब एल्वेलाई में जाते जाते 104 हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीजन उसमें कम होगा एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन इज 40 एंड CO2 इज 45। ना ऑक्सीजनेटेड है तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, तो वो ऑक्सीजनेटेड में 95 ऑक्सीजन होगा और 40 होगा कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू में पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम जो भी आगे का क्वेश्चन करेंगे इस वाले टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पार्शियल प्रेशर इन विच mm of Hg of CO2 and O2 in alveoli is, तो ये alveoli का था ना, तो पहले पूछा है CO2 का। पहले ये भी देखना है भाई कि पहले पूछा किसका, क्योंकि वहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख देता है और फिर आप सोचते हो O2 एंड CO2 हम पढ़ के आए तो कन्फ्यूजन तो हमें होगा ही नहीं। तो ये देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है CO2 पहले दिया है, O2 बाद में दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन भी कन्फ्यूजिंग है। आपको O2 का दिया है पहले और फिर CO2 का बाद में दिया, तो वो देख लेना तुम। CO2 का पहले दिया है तो पहले हम CO2 का देखेंगे। CO2 का इज 40 एंड O2 का 104। हम ये आंसर भी मार सकते थे बट वो आंसर गलत हो जाएगा। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल प्रेशर इन mm of Hg of O2 and CO2 in deoxygenated blood। deoxygenated में मैंने क्या बताया था कि CO2 उसमें ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, तो CO2 पहले हम O2 देखेंगे, O2 कम होगा तो 40 एंड 40, ओके। ये तो 40 एंड 104 एंड 40 ये तो था एल्वेलाई का, 95 एंड 40 था ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो पहले तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन से छाट सकते हो अगर आपको दूसरों का याद हो और एक दो का याद ना हो, तो दिस वुड बी योर आंसर, ओके। 40 एंड 45। ओके बच्चों, हमने आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, थैंक यू, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सॉल्व क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, और थैंक यू, सी यू सून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। Whenever you have any queries regarding NEET, please contact me in my, या तो कमेंट में आप डाल दो या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डलवा देती हूँ यूट्यूब पे, ओके। थैंक यू।